गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पाचन तंत्र को। हमने पाचन तंत्र की संरचना पढ़ रहे थे हम सबसे पहले ह्यूमन के अंदर। 22वां लेसन बायोलॉजी में अपना चल रहा था पाचन तंत्र की संरचना। आगे बढ़ाते हैं। कल हमने दांत जो होते हैं दंत सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। मुख गुहा की बात चल रही थी। मुख गुहा में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था तालु, एक पढ़ा था जीभ, और उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे दांत की। तो दांत जो होते हैं सब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दंत की संरचना कैसी होती है आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम जो है ये दांत का डायग्राम है। दांत जो होते हैं इसकी संरचना की शुरुआत करते हैं। 3 प्रकार या 3 भाग होते हैं दांत के। इन 3 भागों का वर्णन करते हैं। पहले जानते हैं जो आपको ये नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं मूल। पहला जो इसमें भाग होता है उसका नाम होता है मूल या रूट। मूल जो होती है ये क्या होता है कि दांत जो होता है वो अस्थि के अंदर जो गर्त होता है, गर्त यानी गड्ढा, अस्थि जो होती है जबड़े की, उस जबड़े की हड्डी के अंदर जो गर्त होता है उसमें दांत दसा होता है। वो जो दसा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? मूल या रूट कहलाता है। ये जो मैंने यहाँ पे गोलाकार संरचनाएं बनाई है ब्लैक रंग में, ये सभी क्या है? अस्थि है। यानी इतना पार्ट जो है ये क्या है? अस्थि से बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको अस्थि लिख दिया है। अस्थि के अंदर दसा हुआ भाग क्या है? मूल कहलाता है। दूसरी हम बात करें तो दूसरा पार्ट होता है शिखर, जिसे हम क्राउन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। जो हमें दांत का भाग दिखाई देता है बाहर की ओर सफेद रंग में, वो कहलाता है शिखर। दांत का जो ऊपरी भाग सफेद होता है ये शिखर कहलाता है। दांत जो होता है इसमें ये जो शिखर होता है इसके अंदर इनेमल की परत पाई जाती है। इनेमल जो होता है ये क्या होता है? इनेमल जो होता है ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का, सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो इसके ऊपर एक परत पाई जाती है ये किसकी बनी होती है? इनेमल की बनी होती है। तीसरी हम बात करें, तीसरा भाग होता है ग्रीवा, जो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया है। ये है ग्रीवा। ग्रीवा जो होता है ये मसूड़ों से घिरा हुआ पार्ट होता है। किससे घिरा हुआ पार्ट होता है? मसूड़ों से घिरा हुआ पार्ट होता है। ये जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं ये क्या है? यहाँ पे मसूड़े हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 पार्ट की बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दांत होते हैं इन दांतों में, ये जो दांत होते हैं इन दांतों का जो निर्माण होता है, दांतों का निर्माण ये एक प्रोटीन के द्वारा होता है, एक पदार्थ के द्वारा होता है। ये प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं डेंटिन। ये कठोर प्रोटीन होती है। और ये डेंटिन होती है, इसका निर्माण कौन करता है? तो आप बताएंगे दांतों की जो कोशिकाएं होती हैं, दंत कोशिकाएं, ये किसका निर्माण करती है? डेंटिन का निर्माण करती है, जिससे दांत का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। जो दांत का केंद्रीय भाग होता है, दांत का केंद्रीय भाग, दांत का जो केंद्रीय भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, रेड कलर में बनाया है मैंने। बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच में वाला पार्ट मैंने आपको बनाया यहाँ पे दिखाया है, ये क्या है? केंद्रीय भाग है। इसको हम केंद्रीय भाग कह सकते हैं। इसमें मज्जा गुहा होती है। क्या होती है? इसको मैंने कहा मज्जा गुहा। ये जो मज्जा गुहा होती है इसके अंदर रुधिर वाहिनियां, इसके अलावा तंत्रिका तंतु, दंत कोशिकाएं आदि इसमें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। इसके अंदर होती है मज्जा गुहा में रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर प्रदान करने के लिए तंत्रिका तंतु होते हैं, संवेदनाओं के लिए दंत कोशिकाएं होती हैं, जो किसका निर्माण करती है? डेंटिन का निर्माण करती रहती है। ये जो भाग आप दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक रंग का जो भाग है, ये जो भाग है ये डेंटिन है। ध्यान रखना, मज्जा गुहा के द्वारा ही इस डेंटिन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो नीचे की ओर देखिएगा, यहाँ पे आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा है, जो रेड रंग से मैंने बनाया हुआ है। इस रेड कलर से जो छिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस छिद्र के द्वारा ये जो रक्त वाहिका है
ये रक्तवाहिका इस दांत में प्रवेश कर रही है। ये जो है ये रक्तवाहिका है, ये रक्तवाहिका इसमें क्या कर रही है, देखिए प्रवेश कर रही है। यहाँ पे एक छिद्र है, ये जो छिद्र है इस छिद्र को हम बोलते हैं एपिकल कोर, या हम शीर्ष छिद्र भी बोल देते हैं। या इस जो ये शीर्ष छिद्र होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसके द्वारा जो रक्तवाहिनियां होती है वो अंदर की ओर दांतों में प्रवेश करती है या केंद्रीय भाग की ओर प्रवेश करती है। आगे हम बात करते हैं इसमें संरचना में कि इसको हमने शीर्ष छिद्र कहा, लिख देता हूं। दांत की जो दंत शैल होती है, दांत की जो दंत कोशिकाएं होती हैं, इन दंत कोशिकाओं की सक्रियता के कारण, दंत कोशिकाओं की सक्रियता के कारण दांतों की वृद्धि होती है। दांतों की वृद्धि होती है। दांतों की जो वृद्धि होती है ये दंत कोशिकाओं की सक्रियता के कारण होती है। लेकिन एक उम्र के पश्चात क्या होता है, एक समय के पश्चात, एक उम्र के पश्चात जो दंत कोशिकाएं होती है ये निष्क्रिय हो जाती है, और निष्क्रिय होने के कारण जो दांतों की वृद्धि होती है ये रुक जाती है, जिससे हमारे दांत जो है एक लंबाई के बाद में बढ़ना बंद हो जाते हैं। अगर ये दंत कोशिकाएं सक्रिय ही रहेंगी तो दांत बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, होठों से भी बाहर आ जाते हैं। तो जो दांतों की वृद्धि होती है दंत कोशिकाओं की सक्रियता से होती है, एक उम्र के पश्चात ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिससे जो दांतों की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आगे बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने एक ऐसे ब्लैक रंग का गाढ़ा जो डार्क मैंने एक पार्ट बनाया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सीमेंट। इस सीमेंट की वजह से ही जो दांत होता है ये अस्थि के गर्त में स्थिर या स्थायी होता है या रुका हुआ होता है। तो ये हमने बात की दांत की संरचना की। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। दांत की हमने 3 भाग बताए, शिखर, ग्रीवा और मूल, 3 भाग। चित्र भी आसान है, इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली मुख गुहा की। मुख गुहा में हमने 3 भाग पढ़ लिए। एक तो होता है जीभ, एक हमने पढ़ी तालु, और एक हमने पढ़ा दांत के बारे में। मुख के बाद में मुख गुहा। मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार फिर से यहाँ पे मानव का। जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। रफली डायग्राम है। जो हमने मुख गुहा पढ़ी, इसको हमने मुख कहा था, 2 ओष्ठों द्वारा घिरी हुई आकृति, इसको हमने मुख गुहा पढ़ा था। और मुख गुहा जो होती है इसके अंदर 3 पार्ट पढ़े हमने। एक तो हमने दांत पढ़ा, एक हमने जीभ पढ़ा, और इसके बाद में हमने पढ़ा तालु। ये 3 पार्ट हमने इसमें पढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो जो दांत, जो मुख गुहा होती है, ये मुख गुहा के बाद में ग्रसनी आती है। मुख गुहा के बाद में क्या आती है, ग्रसनी। ग्रसनी की बात करें, यहाँ पे होते हैं कान। कान जो होते हैं इससे एक नलिका जो होती है ये ग्रसनी के अंदर खुलती है। इस नलिका को हम बोलते हैं, हम तीसरी बात कर रहे हैं ग्रसनी की। ग्रसनी के अंदर क्या होती है, यूस्टेकियन नलिकाएं, जो किससे जुड़ी होती है, कान से जुड़ी होती है। ये यूस्टेकियन नलिकाएं जो होती हैं इनका कार्य क्या होता है, तो जो कान का पर्दा होता है, इस कान के पर्दे के चारों ओर, कान के पर्दे के दोनों ओर जो वायु दाब समान बना रहता है वो इसी यूस्टेकियन नलिका के कारण होता है। क्योंकि यूस्टेकियन नलिका कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है, जिसके कारण वायु दाब जो होता है ये कर्णपटह के या कान के पर्दे के दोनों ओर क्या होता है, समान बना रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ग्रसनी की, तो जो ग्रसनी होती है इसमें लास्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं इस प्रकार से।
दो छिद्र होते हैं। इस छिद्र को हम बोलते हैं घाटी ढक्कन, घाटी द्वार। और ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं निग्गल द्वार। जो ये निग्गल द्वार है आगे जाके गर्सिका में खुल जाता है। किसमें खुल जाता है? गर्सिका में। और ये क्या है? श्वास नलिका है, यानी कि घाटी द्वार जो होता है ये श्वास नलिका में खुलता है। यानी कि हम सांस भी इधर से जा रहा है और भोजन भी यहीं से जा रहा है, गर्दन से ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ ये मुख गुहा है मान लीजिए, और ये भाग जो है ये मैं कह रहा हूँ ग्रसनी है। जैसे ही हम भोजन को खाते हैं, भोजन जो होता है यहाँ से जाता है, तो सबसे पहले देखिएगा कौन सा द्वार आता है? घाटी द्वार आता है। तो इस घाटी द्वार में भोजन जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक द्वार पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है पेशियों का बना हुआ। इस कपाट को हम बोलते हैं घाटी ढक्कन। इस घाटी ढक्कन को हम एपिग्लोटिस भी बोलते हैं। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन जो होता है, जब हम भोजन खाते हैं तो ये इस घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन जो है वो आगे चला जाता है निग्गल द्वार में। निग्गल द्वार में आगे जाता है और गर्सिका में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कपाट पाया जाता है जो किसका बना होता है? जो पेशियों का बना होता है, जिसे हम एपिग्लोटिस या क्या कह देते हैं? घाटी ढक्कन कह देते हैं। और इस घाटी ढक्कन जो होता है ये भोजन को रास्ता दिखाता है, निग्गल द्वार की ओर भेजता है। घाटी द्वार को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। तो इसलिए इस एपिग्लोटिस को पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। वैसे ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। एपिग्लोटिस जो होता है इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन को क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है। ये हमने बात की ग्रसनी की। इसमें एक बात और पढ़ते हैं हम। ग्रसनी जो होती है इसमें टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब टॉन्सिल क्या होते हैं? तो एक प्रकार की लसिका ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? लसिका ग्रंथियां, छोटी छोटी गांठें होती हैं। टॉन्सिल जो होते हैं एक प्रकार की लसिका ग्रंथियां होती हैं, और जो टॉन्सिल होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं ऊपर की ओर। जो टॉन्सिल होते हैं ये जुकाम वगैरह होती है तो थोड़े फूल भी जाते हैं, मतलब इनमें दर्द होने लगता है। जुकाम के अंदर आपने देखा होगा गला दुखने लगता है, वो टॉन्सिल फूलने के कारण होता है। टॉन्सिल ग्रंथियां होती है फूल जाती है, जिससे दर्द उत्पन्न होता है। टॉन्सिल जो होती है इनके अंदर लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है, और ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती है? जो रोगाणु होते हैं उनको क्या करती है? नष्ट करने में सहायता करती है। ये लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पे क्या बनाती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो बाहर से आए रोगाणुओं को नष्ट करती है। ये हमने बात की ग्रसनी की। आगे बढ़ते हैं। इसमें एपिग्लोटिस इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 1 नंबर में भी आ सकता है कि एपिग्लोटिस क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो आप बताएंगे इसको भोजन को रास्ता दिखाना होता है। घाटी द्वार जो होता है उसको बंद कर देता है, जिससे जो भोजन होता है वो निग्गल द्वार में पहुंच जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे गर्सिका की। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं गर्सिका, जो वक्ष में उपस्थित होती है, वक्ष भाग में होती है। हम बात कर रहे हैं गर्सिका की। इसोफेगस बोल देते हैं, वैसे इसको ग्रासनाल भी बोल देते हैं। कई किताबों में ग्रासनाल लिखा होता है। गर्सिका जो होती है ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका। इसके अंदर कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं। कर्मानुकुंचन गतियां, कर्मानुकुंचन गतियां क्या होती है? तो ये क्या होती है? इसकी जो भित्ति होती है इस प्रकार से हिलती है, कंपन होते हैं, जिससे भोजन जो होता है वो धीरे धीरे आगे की ओर खिसक जाता है। कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं। इसके अलावा गर्सिका के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ये श्लेष्मा जो होता है ये गर्सिका को चिकना बनाए रखता है, जिससे भोजन जो होता है वो आसानी से आगे की ओर चला जाता है, यहाँ पे अटकता नहीं है। ये हमने बात की किसकी? श्लेष्मा की। हम जैसे ही जो
श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, श्लेष्मा के द्वारा इसको चिकना में रखेगी। भोजन जो होता है जो हम खाते हैं वो जो आगे आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आमाशय की। आमाशय जो होता है उदर के अंदर होता है, यहाँ पे इस प्रकार से। आमाशय की बात करें, मैं आमाशय को थोड़ा इधर साइड में अलग से बनाता हूं, देखिएगा। ये आमाशय है। आमाशय जो होता है इसके यहाँ पे इस भाग में इस प्रकार से यकृत पाया जाता है। ये इसके नीचे से होती है, जो गर्शिका है वो, ये मैं यकृत बता रहा हूँ आपको, लीवर बोलते हैं। और इस लीवर में यहाँ पे क्या होती है, पित्ताशय पाया जाता है। और पित्ताशय की जो वाहिनी होती है, ये पित्ताशय की वाहिनी जो है ये ग्रहणी में खुलती है, यहाँ पे ग्रहणी में। ये आमाशय है। आमाशय जो होता है जे आकार की संरचना होती है। किस आकार की संरचना होती है? जे आकार की संरचना होती है। आमाशय जो होता है, इससे जो भोजन होता है वो कहाँ से आता है? गर्शिका से आता है। इसको मैंने आमाशय कहा। और आमाशय के बाद में ये जो यू आकार की नलिका यहाँ पे बनती है, इस नलिका को हम ग्रहणी कहते हैं। ये पित्ताशय है। एक बार मैं नाम लिख देता हूँ इनके, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अग्नाशय के नीचे क्या होता है, सॉरी, आमाशय के नीचे अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज बोल देते हैं, आमाशय को स्टोमक बोल देते हैं। होता क्या है कि जब भोजन जो होता है मुख गुहा से आता है तो उसको हम बोलते हैं अबे बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। मुख गुहा में जब हम भोजन को खा लेते हैं तो उसको बोलस कहते हैं। बोलस जो यहाँ पे आता है, गर्शिका से आमाशय में प्रवेश करता है, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय का जो ये वाला भाग होता है, ये भाग कहलाता है, जो गर्शिका से जुड़ा होता है वो भाग कहलाता है जठरागम भाग। इस जठरागम भाग को हम कार्डियक भाग भी बोलते हैं। कार्डियक भाग, ये जो भाग होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं फंडस भाग। और ये जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग। 3 भाग आमाशय के, कार्डियक भाग, फंडस भाग और एक पाइलोरिक भाग। अब सुनिएगा कि जो भोजन आता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक भाग से आएगा भोजन, तो इस मार्ग को हम कार्डिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कार्डिया। यहाँ पे क्या होता है कि इस भाग में एक अवरोधनी पाई जाती है। ये जो अवरोधनी होती है, इस अवरोधनी को हमें जठरागम अवरोधनी कह देते हैं। इसी के नाम के आधार पर जठरागम अवरोधनी, या इसे इंग्लिश में कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही भोजन जो होता है आ जाता है अंदर की ओर आमाशय में, तो ये स्फिंक्टर क्या होती है? बंद हो जाती है। और जैसे ही ये अवरोधनी बंद हो जाती है तो वापिस जो भोजन होता है ये गर्शिका में नहीं जा पाता। उसके बाद में क्या होता है, भोजन आता है फंडस भाग में। फंडस भाग में क्या होता है, विभिन्न पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। भोजन के पाचन के पश्चात यहाँ से जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे, 4-5 घंटे रुकता है आमाशय में भोजन, ध्यान रखना। यहाँ से भोजन जाएगा, तो जैसे ही भोजन आगे जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे भी क्या होती है, एक अवरोधनी होती है, जिसे इस पाइलोरिक भाग का दूसरा नाम हम बोल देते हैं जठर निर्गमी भाग। तो इस जठर निर्गमी भाग के आधार पर इस अवरोधनी का नाम हो जाता है जठर निर्गमी अवरोधनी, या इंग्लिश में इसे कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब भोजन इधर ग्रहणी में आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण जो भोजन है ये वापस किस में नहीं जा पाता, आमाशय में नहीं जा पाता। ये हमने बात की आमाशय के 3 भागों की। जठरागम भाग, भोजन आएगा आमाशय में, यहाँ पे जठरागम अवरोधनी वापस नहीं जा पाएगा। फंडस भाग में पाचन होगा, यहाँ से भोजन जब पाइलोरिक भाग के द्वारा या जठर निर्गमी भाग द्वारा ग्रहणी में आ जाएगा तो वापस नहीं जा पाएगा, किसके कारण, जठर निर्गमी अवरोधनी के कारण। तो ये हमने बात की किसकी, आमाशय की। आमाशय के बाद में एक बार आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। हम एक बार संरचना पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, हम संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, पाचन क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं। पाचन क्रिया को हम अलग से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या आती है, ग्रहणी आती है, जो कि एक आंतर का पार्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में आंतर के बारे में, इंटेस्टाइन बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, ठीक है। आंतर जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है छोटी आंतर, एक होती है बड़ी आंतर। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी आंतर की। छोटी आंतर जो होती है इसको 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसकी छोटी आंतर की। पहला तो होता है ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनियम बोल देते हैं इंग्लिश में। दूसरा भाग होता है अग्र क्षुद्रांतर, तीसरा जिसे जेजुनम बोल देते हैं, तीसरा भाग होता है क्षुद्रांतर, जिसे हम एलियम बोल देते हैं। देखना चित्र में, ये जो भाग है ग्रहणी कहलाता है। ये जो भाग यहाँ पे है ये अग्र क्षुद्रांतर है, और इसके बाद में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्षुद्रांतर बोलते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। ग्रहणी जो होती है इसकी बात कर रहा हूं, देखना एक बार। ग्रहणी जो होती है इसके अंदर जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय से नलिका जाती है, अग्नाशयी नलिका, और यहाँ पे जो यकृत होता है इससे जो पित्ताशय होता है इसकी भी नलिका जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों नलिकाओं के जो छिद्र होते हैं उसके पास में ओडी की अवरोधनी पाई जाती है, ओडी की अवरोधनी। अमाशय से अमाशय रस आएगा, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा, यहाँ पे पित्ताशय से पित्तरस आएगा। तो जो इनके जो छिद्र होते हैं जो ग्रहणी के अंदर पित्तरस और अग्नाशयी रस को डालते हैं, उन छिद्रों के पास में क्या पाई जाती है, ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ओडी की अवरोधनी का कार्य होता है इन छिद्रों को कब खोलना है, कब बंद करना है, यानी कि इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ओडी की अवरोधनी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे ग्रहणी के अंदर पाई जाती है। अग्नाशयी जो नलिकाएं होती हैं, जो पित्ताशय की नलिकाएं होती हैं, उनके ऊपर इसका नियंत्रण होता है। ये हमने बात की ग्रहणी की। ग्रहणी के बाद में हम बात करते हैं अग्र क्षुद्रांतर की, जो 1 मीटर लंबी होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। क्षुद्रांतर जो होती है ये 1.5 मीटर लंबी होती है।
जो क्षुद्रांतर होती है, अगर क्षुद्रांतर इतना ही है पार्ट होता है, बस क्षुद्रांतर और ग्रहणी को जोड़ता है। क्षुद्रांतर जो होता है इसके अंदर रसांकुर व सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर व सूक्ष्मांकुर, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इसकी झिल्ली के ऊपर होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, इसका अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ग्रह जो क्षुद्रांतर होती है इसका रसांकुर सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे जो क्षुद्रांत होती है वो विभिन्न पदार्थों का जो पचित भोज्य पदार्थ है उनका अवशोषण करती है। समझ में आ गया। सूक्ष्मांकुर और सूक्ष्मांकुर क्या करवाते हैं, भोजन के जो भोजन होता है, जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण करने का कार्य करते हैं। भोज्य पदार्थों का जो अवशोषण जो होता है वो क्षुद्रांतर के अंदर ही होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखता है। क्षुद्रांतर जो होती है, इस क्षुद्रांतर के अंदर ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ई कोलाई नामक जीवाणु, जिसे हम एस्चेरेशिया कोलाई भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है एस्चेरेशिया। एस्चेरेशिया, ई का मतलब एस्चेरेशिया होता है, एस्चेरेशिया कोलाई होता है। जीवाणु पाया जाता है कहाँ पे, क्षुद्रांतर की भित्ति में, क्षुद्रांतर के अंदर। और ये हमारे लिए लाभदायक होता है। इसे आंतर का देवता भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आंतर का देवता या आंतर का देवता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ई कोलाई नामक जीवाणु को आंतर का देवता कहते हैं। ई कोलाई का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो एस्चेरेशिया कोलाई होता है। कंपटीशन एग्जाम में ये इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हमने बात की किसकी, छोटी आंतर की। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो आहार नाल का जो लंबाई होती है आहार नाल की वो बढ़ जाती है। वो इसी कारण बढ़ जाती है क्योंकि जो क्षुद्रांतर होते हैं इसके जो वलन होते हैं ये वलन खुल जाते हैं और ये क्षुद्रांतर सीधी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं बड़ी आंतर की ओर। बड़ी आंतर की बात करते हैं। बड़ी आंतर जो होती है ये होती है यहाँ पे इस प्रकार से। समझ में आ रहा होगा, रेड पेन से बना देता हूँ। देखिएगा, ये जो है ये है बड़ी आंतर। बड़ी आंतर जो होती है इसके अंदर की ओर क्या होती है, ठीक है, ये है बड़ी आंतर। ये मैं मिटा देता हूँ, छोटी आंतर की बात कर रहे थे। बड़ी आंतर जो होती है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंतर के 3 पार्ट क्या होते हैं देखना। बड़ी आंतर जो होती है ये छोटी आंतर से मोटी होती है, ध्यान रखना, इसलिए इसको बड़ी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है सिक्कम, जिसे आप उंडुक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है कोलन, जिसे आप बृहदांत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है रेक्टम, जिसे आप मलाशय के नाम से जानते हैं। तीनों की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, और इसके अंदर क्या होता है, ये क्षुद्रांतर आके जुड़ती है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे क्षुद्रांतर को जोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, साफ समझ में आ जाएगा। ये मैंने बनाया, ये नीचे वाला भाग ये बनाया मैंने, और इसको यहाँ से मैंने बनाया क्षुद्रांतर से जोड़ना। ये वाला जो भाग होता है
इसे हम बोलते हैं सिक्कम। जो छोटी आंतर और जो बड़ी आंतर का संधि का जो क्षेत्र होता है, जहां पे ये जुड़े होते हैं, छोटी आंतर और बड़ी आंतर, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? सिक्कम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पार्ट है ये सिक्कम है, जहां पे छोटी आंतर और बड़ी आंतरें जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक अवरोधनी पाई जाती है। इस अवरोधनी को बोलते हैं, इस कपाट को हम बोलते हैं त्रिकांतर कपाट। त्रिकांतर कपाट, या इसको बोल देते हैं इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व इंग्लिश में त्रिकांतर कपाट या इलियोसिकल वाल्व। ये क्या होता है कि जब भोजन छोटे आंतर से बड़ी आंतर में आ जाता है तो ये बंद हो जाता है, और बड़ी आंतर से वापस भोजन जो है वो छोटी आंतर में नहीं जा पाता। इसके अलावा बात करें जो सिक्कम होता है, इस सिक्कम के एक सिरे पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स, ये क्या होती है? ये होती है ये जो भाग होता है इसका कोई कार्य नहीं होता, ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अवशेषी अंग, आपसे प्रश्न पूछा जाए या कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन तंत्र से संबंधित अवशेषी अंग क्या होता है, तो आप बताएंगे अवशेषी अंग होता है कर्मी रूपी परिशेषिका। पहले क्या होता था? ये अवशेषी क्यों है? अवशेषी अंग होते क्या है? अवशेषी अंग का मतलब होता है हमारे शरीर में उपस्थित वे अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित है, हमारे पूर्वजों में भी थे, लेकिन पूर्वजों के वो काम आते थे, लेकिन हमारे अब कोई किसी प्रकार से काम में नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि ये कर्णपाली है, अवशेषी अंग है। रोम जो होते हैं अवशेषी होते हैं। इसके अलावा जो ये अपेंडिक्स है ये अवशेषी अंग होते हैं। होता क्या है, अगर इसमें भोजन का कण गलती से चला जाए तो ये भोजन का कण यहाँ पे जाने से क्या होता है कि यहाँ पे विभाजन होना शुरू हो जाता है। जो भोजन का कण होता है ये यहाँ पे इसका पाचन होता नहीं है और ये सड़ने लगता है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और दर्द होने के कारण क्या होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया जाता है। डॉक्टर इसको काट के क्या कर देता है? अलग कर देता है, हमारे किसी काम का नहीं है। पूर्वजों में ये क्या काम आता था? पूर्वजों के अंदर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा जैव विकास में, जो पहले जीव होते थे, जो मनुष्य के जो पूर्वज थे जिनसे मनुष्य का निर्माण हुआ है, वो पहले पेड़ पौधों से अपना भोजन खाते थे। वो पत्तियां वगैरह खाते थे, शाखाएं खाते थे पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो कहा जाता है कि सेलुलोज का पाचन पहले मनुष्य के जो पूर्वज हैं वो कर पाते थे, और ये जो परिशेषिका है कर्मी रूपी, इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। लेकिन बाद में जैसे ही खेती होने लगी, कृषि का विकास हुआ, तो लोगों ने पेड़ पौधे खाना बंद कर दिया, जिसके कारण जो सेलुलोज है वो हमारे शरीर में नहीं आया। और नहीं आने के कारण डार्विन ने आपका एक सिद्धांत आपको पता होगा, डार्विन ने कहा था कि जिस अंग का उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है या कार्य करना बंद कर देता है। उसी प्रकार जब सेलुलोज नहीं आया तो अपेंडिक्स ने कार्य करना बंद कर दिया, पाचन क्रिया नहीं हुई। कर्मी रूपी परिशेषिका जो है ये किस रूप में हो गया? अवशेषी अंग के रूप में हो गया। समझ में आया? किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको कि ये अवशेषी अंग क्यों होता है। इस कारण से क्या होता है? अवशेषी अंग होता है क्योंकि ये कार्य करना इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसी भी जानवर में अदर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ तक गाय जानवरों के अंदर भी, गाय भैंस जो होती है उनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कोलन की तरफ। कोलन या वर्धांतर, ये जो होता है सिक्कम हो गया। कोलन या वर्धांतर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? बृहदांतर है पूरी।
बृहदांतर जो होते हैं 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आरोही बृहदांतर, ये जो ऊपर वाली है ये कहलाती है अनुप्रस्थ बृहदांतर, और इधर वाली जो है ये कहलाती है, जो इधर वाली है इसको बोलते हैं अवरोही बृहदांतर। ये जो बृहदांतर होती है इनमें जल का अवशोषण किया जाता है, पानी का अवशोषण होता है, पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है, छड़नुमा संरचना होती है। इस छड़नुमा संरचना को हम बोलते हैं टेनिकोलाई, इसको बोलते हैं टेनिकोलाई। टेनिकोलाई क्या होती है तो आप ये बताएंगे कि टेनिकोलाई जो होती है इसमें चुस्कांग पाए जाते हैं। चुस्कांग जो होते हैं हाउस्टोरिया बोलते हैं इनको। चुस्कांग जो होते हैं ये चूषण क्रिया मतलब जल का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम बात करें रेक्टम या मलाशय की, तो ये जो फूला हुआ भाग होता है नीचे की ओर ये मलाशय कहलाता है, जहां पर अपचित भोजन का अस्थायी संग्रह होता है। और इस मलाशय के जस्ट नीचे एक छिद्र होता है जिसे हम गुदा कह देते हैं। इस गुदा के द्वारा जो समय समय पर अपचित भोजन जो है जो मल में परिवर्तित हो गया है उसको समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा जो होता है इस छिद्र पर अवरोधनियां पाई जाती है, पेशियां अवरोधनियां होती हैं जो क्या करती है इसके खुलने व बंद होने पर नियंत्रण रखती है। तो ये हो गया पाचन तंत्र की संरचना। आगे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के जो पाचक ग्रंथियां होती है, आहार नाल का वर्णन किया हमने, पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे अगली क्लास में।